बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर वाक़िफ़ से होंगे। सामीन इकराम, जिस तरबियती क्लासेस का आगाज़ हमने कुछ अर्सा कबल किया था, आज की वीडियो और आने वाले कई लेक्चर्स भी उसी सिलसिले उसी कड़ी का हिस्सा रहेंगे। हमने लफ्ज़ों के हवाले से तालीम देने की कोशिश की और उसका मोटिव, उसका मिशन यही था कि मैं एक ऐसे माशरे में एक ऐसी हकीमों की, तलबा और तालिबात की एक ऐसी जमात को तैयार कर सकूं जो कि न सिर्फ हिकमत या हिकमत से जुड़ी चीज़ों से वाबस्ता हैं, बल्कि वो बेहतरीन मौलिद भी हैं, वो कामयाब हैं, वो शऊर वाले हैं, वो मर्ज़ को उसी तरह अज़राब से समझने वाले हैं। मैंने बड़ी कोशिश की है सामने इकराम कि इस सिलसिले को जारी रख सकूं। नफ्स के हमने जितने भी लेक्चर्स पढ़े उसमें तकरीबन अब 30 के करीब और लेक्चर्स थे जो आने हैं, जो अभी मज़ीद डिलीवर करने हैं मैंने, फिर जाकर हमारी नफ्सों की क्लासेस मुकम्मल हो सकेंगी। सामने इकराम, आज जिस मौजू का मैंने इंतखाब किया और इसकी ज़रूरत महसूस की, वो आप लोग जब इसको सुनेंगे, इसको याद करेंगे, तो यकीनन आपके लिए भी ये बड़ी अहमियत की हामिल होगी जितनी ये बातें मेरे लिए अहमियत की हामिल होगी। हम ये देखते हैं, हमें शायद ये बताया गया है कि तमाम औराम सोजिश की वजह से होते हैं। अब ये देखना होगा कि क्या वाकई ऐसा है या कानून मुफरिद आज़ा इसकी भी पीछे कोई कहानी पेश कर रहा है। सामने इकराम, आज की वीडियो बड़ी अहम है उन तमाम लोगों के लिए जो हिकमत की रूह से, सही इलाज की रूह से, यानी मुझे एक शख्स ने कहा कि साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि तबीब के लिए बीमारी कुछ इस तरह है जैसे कि एक कमरे में आपने लाइट ऑन की, बटन दबाया, ऑन हो गई, बटन दबाया और ऑफ हो गई। तो तबीब को इतना काबिल होना चाहिए, इतनी अदराक होनी चाहिए कि वो जब मरीज़ों का इलाज शुरू करे तो बिल्कुल उसके हाथ में हो सारी चीज़ कि उसने बटन को ऑन और ऑफ करना है। इस चीज़ को समझने के लिए हमें बारीक बीनी से हर पहलू को समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कहाँ गलती हो रही है, कहाँ कौन सी चीज़ सही इलाज की तरफ जा रही है। आज जो टॉपिक है वो ये कि वर्ण की इकसाम कितनी है। कानून मुफरिद आज़ा की रूह से सामईन इकराम, वर्ण के भी 3 इकसाम हैं। नंबर 1 सोजिशी वर्ण, नंबर 2 तहलीली वर्ण, नंबर 3 तस्कीनी वर्ण। अब ये देखना होगा कि कानून मुफरिद आज़ा क्योंकि तहरीक, तस्कीन, तहलील की थ्योरी पेश करती है, तो इसी के अंदर औराम भी 3 तरह के आ रहे हैं। जो हमारे पास सोजिशी वर्ण है, इसकी मिसाल तो कुछ यूँ मैंने पिछले लेक्चर्स में भी दी थी कि हब्स, कब्ज़, लज़्ज़त, बेचैनी और उसके बाद हरारत और जो दर्द पैदा होता है वो सोजिश का आखिरी दर्जा है और इसके बाद वर्म शुरू होता है। तो सामईन इकराम, जो सोजिशी वर्म है वो तो उसी कहानी के साथ जुड़ा है कि अगर आपकी किसी जगह पर इनकबास हुआ, वहाँ पर मवाद को ख़ारिज करने के लिए रतूबतों का छिड़काव किया गया, वो मवाद आगे ख़ारिज नहीं हो पा रहा, तो वहाँ पर पस, पीप आ गई है। वो जो रतूबतों का छिड़काव हुआ था, वो जो बॉडी ने अपनी इस सिस्टम को बहाल करने के लिए जिस रतूबत का छिड़काव किया था, उस इनकबास को तोड़ने के लिए, अब वही रतूबत जमा होकर पीप और पस बन गई है और दर्द हो रहा है। मैंने ये भी बताया था कि इसी दर्जे पर मरीज़ हमारे पास आते हैं, इससे पहले नहीं आते। और सोजिशी वर्ण ये है कि किसी जगह पर खून का दबाव बढ़ गया है। सोजिशी वर्ण ये है कि किसी जगह पर हरारत की शिद्दत हो गई और उस जगह पर सुर्खी आ चुकी है और उस जगह पर दर्द हो रहा है। ये ऐसा दर्द है कि मरीज़ तकलीफ़ के बाइस उठकर मौलिज, कंसल्टेंट, डॉक्टर, तबीब के पास जाता है और अपनी तकलीफ़ की वजह बताता है। मैं यहाँ पर आपको नब्ज़ का अंदाज़ भी समझाना चाह रही हूँ कि हरारत होगी और मरीज़ के लम्स में हरारत होगी और मरीज़ की नब्ज़ में खून का दबाव होगा, मगर मरीज़ की दर्द की वजह से नब्ज़ में कमज़ोरी महसूस होगी। आपने देखा होगा कि बाज़ औक़ात बहुत सारी अच्छी नब्ज़ मिल रही होती है लेकिन उसमें ज़ौफ़ होता है। ज़ौफ़ की वजह यही है कि कहीं ना कहीं दर्द है। अब ये दर्द सर में है, फेफड़ों में है, मैदे में है, मसाने में है, जिस्म के किसी भी हिस्से में है। सोजिशी वर्म, जिसे हम इन्फ्लेमेटरी स्वेलिंग कहते हैं, इसकी कुछ मिसालें यूँ हैं कि एक मरीज़ को दांत में दर्द शुरू हो गया है।
अब आप अगर मुआयना करें तो दांत में दर्द की वजह से दांत हिल भी रहा है, नरम हो गई है वो जगह, और वो सुर्खी भी है उस मसूड़े पर, मरीज़ को तकलीफ़ है। इसी तरह मरीज़ को टॉन्सिस हो गए, गला उसका ख़राब है, और ये जो गले के दोनों इतराफ़ में टॉन्सिस हैं, ये बहुत ज़्यादा वर्मी होने की वजह से सुर्खी भी है, और मरीज़ को चीज़ें निगलने में तकलीफ़ हो रही है, हत्ता कि कनफेड़ वगैरह की वजह से बुखार भी चढ़ जाती है। इसी तरीके से अगर किसी को कोई हीट लग गई, आग से जल गया है, ज़ख़म हो गया है, या मरीज़ को कोई चीज़ से इंजरी होने की वजह से कट लग गया है, कोई ज़ख़म आ गया है बॉडी पर, तो उसके इतराफ़ में जो सोजिश और सुर्खी पैदा होती है, ये सारी इन्फ्लामेटरी सोजिश है, इन्फ्लामेटरी वर्म है, इन्फ्लामेटरी स्वेलिंग है। सामीन किराम, इसको याद रखना है कि यही असल में वर्म है जिससे इमराज की इब्तिदा होती है। और साथ में जो हमारे पास दूसरी किस्म है जिसे हम तहलीली वर्म कह रहे हैं, इसकी बात यूँ है कि तहलीली वर्म में मरीज़ के तहलील होता है, अज़ा में बिगाड़ आता है, अज़ा में ज़ोफ़ आता है। इस ज़ोफ़ और बिगाड़ की वजह से अज़ा की जो सेल्स हैं, खुलियात हैं, बाफ्तें हैं, वो डीजनरेशन का शिकार हो गई हैं, टूट फूट का शिकार हो गई हैं, गलना सड़ना शुरू हो गई। अब जो गला सड़ा गंदगी वाला मवाद है वो जिस्म से बाहर नहीं निकाल पा रहे ज़ोफ़ की वजह से, और वो जिस्म के अंदर ही, अज़ा के अंदर ही जमा होना शुरू होती है। इसकी रंगत पीली होती है, स्याही माइल होती है। इसके अंदर वैसा दर्द नहीं होता जो इन्फ्लामेटरी सोजिश में होता है। मिसाल है कि इतने सारे आपने मरीज़ देखे हैं हेपेटाइटिस के, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, मरीज़ पीला कलर है, स्याही माइल रंगत है, मरीज़ जिसे यरकान है, जिगर उसका डीजनरेशन में चला गया है, तबाह हो रहा है, बिगड़ रहा है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर आ गए हैं उसमें, यानी गांठें और पस की और गंदगी की मवाद मौजूद है उसके जिगर में, लेकिन मरीज़ को ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हो रही। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि उसको घबराहट होने लगेगी, यरकान के मरीज़ को खाना नहीं हज़म हो रहा होगा, वो बेचैनी, बुखार महसूस करेगा, लेकिन वैसा दर्द नहीं है कि दांत का दर्द हम कह सकें कि ये जी दांत में दर्द हो रहा है, या फिर ये दर्द हमें पता चल रहा है कि ये इस जगह पर हो रहा है। इसमें ही नब्ज़ का अंदाज़ भी देखें, ज़ोफ़ आ चुका है, मवाद बिगड़ चुका है, नब्ज़ों के अंदाज़ यहाँ बिगड़ चुके हैं, अब वो एक अंदाज़ पर खड़ी नहीं है बल्कि मुरक्कब कैफियत पैदा हो चुकी हैं, और अज़ा के अंदर मवाद सुस्ती की वजह से अंदर ही अंदर जमा हो रहा है। आप क्या समझे, मैंने जो मुरक्कब और मुफ़ीद लफ्ज़ें पढ़ाई थी उसमें ये कौन कौन से अंदाज़ शामिल हो गए? ज़ौफ़ आ गया, मुरक्कब कैफियत शामिल हो गई, अज़ा के बिगाड़ की वजह से जो गंदगी उसके अंदर जमा हो रही है उसकी वजह से उसके बहुत सारे अंदाज़ आ जाएंगे। आप यरकान के मरीज़ की नब्ज़ आम मरीज़ों की तरह नहीं महसूस होगी आप। इसी के साथ साथ हमारे पास जो टीबी के पेशेंट आते हैं, आपने देखा उनके फेफड़े गल रहे हैं, बड़े बड़े छाले बन चुके हैं, उसमें पीप है, पस है, वो जो कुछ भी फेफड़ों का मवाद है वो उन दानों में मौजूद है। या फिर फेफड़ों के अलावा आप टीबी तो आंतों की भी है, दिमाग की भी है, हड्डी की भी है। इस मरीज़ को उतनी तकलीफ़ नहीं हो रही, लेकिन हाँ एक आर्जी सी सिम्टम है कि सांस फूल रहा है, चक्कर आ रहे हैं, दर्द हो रहा है हल्का फुल्का, या फिर गनूदगी की कैफियत तारी है, या बुखार हो रही है मरीज़ को। तो ये जो हमारे पास टीबी का मरीज़ है, ये जो हेपेटाइटिस का मरीज़ है, इनके जो अज़ा गल सड़ के अपना ही मवाद अपने ही अंदर जमा कर रहे हैं, इसमें पिलाहट है, स्याही है, लेकिन इसमें उस तरह का दर्द नहीं है। तो ये हमारे तहलीली औराम है। तहलीली वर्म के अंदर जो मवाद गंदा है, जो जिस्म से निकलना चाहिए था, वो निकल नहीं पा रहा, मरीज़ कमज़ोर है, उसकी नब्ज़ में भी कमज़ोरी है। तीसरी मिसाल ये है, तीसरी किस्म जो है वो तस्कीनी वर्म की है, जिसे हम पैरालिटिक स्वेलिंग कह सकते हैं, या फिर उसको हम रिलैक्स स्वेलिंग कह सकते हैं। इसकी मिसाल बड़ी प्यारी है। आपको मैंने पिछले लेक्चर्स में ऑडिमा के बारे में पढ़ाया था, ड्रॉपसी के बारे में पढ़ाया था। सामीन इकराम, इसमें ये होता है कि अज़ा इस कदर कमज़ोर हो जाते हैं, इस कदर सुस्ती का शिकार हो जाते हैं कि जो फितरी रास्ता है, फितरी तर्ज अमल है उनका, गुर्दों का क्या काम है जी पेशाब को बाहर खारिज करें, दिल का क्या काम है कि वो फिल्ट्रेशन वाला सारा प्रोसेस करवाए, हरकत में ले चीज़ें, ये दिल और गुर्दे इस कदर कमज़ोर पड़ जाते हैं कि वो पानी जिस्म के अंदर भरना शुरू हो जाता है, यानी जो फितरी रास्ता था बाहर अखराज करने का वो अब उलट हो गया है, कमज़ोरी आ गई है, सुस्ती आ गई है, अज़ा में क़ुव्वत हवानी की कमज़ोरी आ चुकी है।
آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی اڈیما کے پیشنٹ ہوتے ہیں یا پھولے ہوئے جسم کے، نقاہت و کمزوری سے وزن بڑھ رہا ہے، ان کا پھول رہا ہے غبارے کی طرح جسم، ان لوگوں کے جسم میں جو یہ لمس ہے یہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور نرمی بڑی ہوتی ہے، بہت نرم ہوتا ہے۔ آپ نے ایڈیما کے پیشنٹ دیکھے ہو نا، اگر ان کو میں نے بتایا تھا کہ پن کریں تو وہ جلدی سے واپس گڑا نہیں فیل ہوتا، تو یا پھر گیس بھی اگر ہوئی تو ہم چیک کرتے ہیں اور مریض جو ہے وہ نرمی سے اس کے اندر اور ٹھنڈک آ جاتی ہے اعضاء کے اندر۔ تو یہ تسکینی ورم، تحلیل کو تسکین، تسکین کو تحلیل دینی ہوتی ہے۔ جہاں اعضاء سست پڑ گئے ہیں انہیں تیز کر دیں، اور جہاں اعضاء تیزی کی شدت کی وجہ سے بگاڑ آ رہے ہیں وہاں پر ہم نے سکون جاری کرنا ہوتا ہے، تو ہم ہمارے مریضوں کا علاج کر پاتے ہیں۔ ورم کے لیے ادویات کس نوعیت کی یوز ہونی ہے؟ ایک مریض میرے پاس آ کر کہنے لگے کہ ہم جو دوائیاں کھا رہے ہیں وہ اتنے عرصے سے قانون مفید غذا کے طبیبوں سے دوائیں لے رہے ہیں، علاج کرا رہے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہم اب تک ٹھیک کیوں نہیں ہو رہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ مریض آرامی کیفیات کے اندر موجود تھے، اور اطباء حضرات جو انہیں ادویات دیتے رہے وہ سوزشی درجے کی دیتے رہے، شدید دیتے رہے، محرک دیتے رہے، ملین دیتے رہے، کوئی مسل تک تو گیا ہی نہیں۔ کیوں نہیں جا رہے آپ مسل تک جب مریض ہی ورم میں گیا ہے؟ ایک ورم جو کہ درد کی کیفیت میں ہے، یہاں آپ غور فرمائیں، عرق النساء کا مریض ہے، درد کا مریض ہے، ہم یہاں پر جب تک اس کو موشن لگواتے ہیں، جب موشن کی دوائیں دیتے ہیں تو اس کا درد رفع ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے۔ عرق النساء کے مریض کو بھی سکمونیا، ہرٹ، جلابہ، سرنجا شری جو ہم دے رہے ہیں وہ موشن کی غرض سے اس کی گندگی جسم سے نکلتی ہے اور مریض صحت کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے۔ جتنے بھی تخدر کے مریض ہیں، نقرس کے مریض ہیں، آپ دیکھیں کہ جن کے اندر پانی جمع ہو گیا ہے، ایڈیما کی کیفیت میں بھی آپ کو مسل درجے کی دوا دینی پڑے گی، اور پھر جا کر مریض صحت کی طرف آتا ہے، اور ساتھ ساتھ میں اس کو طاقت بھی دینی ہے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ زیادہ موشن دینے سے آپ مریض کو کمزور کر دیں اور پھر اس کا دل تو پہلے ہی کمزوری میں ہے وہ مزید کمزوری میں چلا جائے۔ اسی طریقے سے تحلیل کے درجے میں جو ورم ہے مسل تو دینا ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں تریاق درجے کی دوائیاں دینی ہیں، تسکین میں اکثیر درجے کی، تحلیل میں تریاق درجے کی، تاکہ مریض کی وہ جو بگاڑا گیا عضو کا، وہ جو گندگی زہریلی ہو چکی ہے اب وہ نکلے اور نکل کے عضو کو صاف ستھرا کر دے۔ تو ہم یہاں یہ غلطی کرتے ہیں اطباء حضرات کہ مرض کی نوعیت اور اس کے درجات کو نہیں جانتے، نہیں سمجھتے، اور علاج دینے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ غلط ہو جاتا ہے، یا کئی عرصے تک مریض اسی کیفیت میں رہتا ہے اور ٹھیک نہیں ہو پاتا۔ تو اس میں نقصان کس کا ہے؟ ہمارا۔ ہم وہ لوگ جو قانون مفید غذا کی پریکٹس کر رہے ہیں، ہم وہ لوگ جو صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کو لے کر کما رہے ہیں اور اپنے پیٹ، اپنے گھر والوں کو، اپنی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں، ہم نے اس شبے کے ساتھ اگر مخلصی نہیں دکھائی تو پھر ہم نے کیا کمایا؟ امید ہے کہ آپ لوگوں کو ضروری بات سمجھ آئی ہوگی، جو میں پیغام ڈیلیور کرنا چاہ رہی تھی وہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ ہر طرح کا ورم صرف سوزش نہیں ہے، جہاں حرارت ہوگی، جہاں شدت ہوگی، جہاں درد ہوگا، یہ جو ورم ہے یہ سوزشی ورم ہے، اور جہاں پر ذوف ہے اور انتہائی تحلیل ہے اور بگاڑ آ چکا ہے اعضاء کا، یہ تحلیلی ورم ہے، اور جہاں پر سستی ہے اور جہاں پر کمزوری ہے اور جہاں پر فطری نظام کی خرابی آ چکی ہے وہ تسکینی ورم ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں کی اشد ضرورت ہے، میں آپ کے لیے دعا کرتی ہوں، آپ لوگ میرے لیے دعا کیا کریں۔ اللہ کرے کہ ہم اس سلسلے کو جاری و ساری رکھ سکیں اور اس میں مزید اب کوئی رکاوٹ نہ آئے، اور جو میری خواہش ہے جب تک اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اچھے اور قابل معالج بن سکیں۔ میرے پاس کئی کالز آتی ہیں جس میں لوگ بتاتے ہیں کہ آپ کی ان لیکچرز کی وجہ سے اب ہماری تشخیص اچھی ہو گئی ہے، اب ہمارا علاج اچھا ہو گیا ہے، اب ہم اچھی اور فوری دوائیاں دیتے ہیں اور مریضوں کی ریشو بڑھ گئی ہے۔ یقین کریں میرا خون بڑھ جاتا ہے، خوشی ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ انسان اس قابل اسی رب کی رحمتوں کے ذریعے ہوتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔